नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। भारतवर्ष सदियों से ज्ञान, दर्शन और शिक्षा का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यहाँ कई महान विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिनमें से एक था नालंदा विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए शिक्षा का एक प्रकाश स्तंभ था। स्मॉल डायमंड। नालंदा का अर्थ। नालंदा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नालंदा, जिसका मतलब होता है जिसकी दान की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती। ये नाम इस विश्वविद्यालय के ज्ञान बांटने वाले स्वभाव को दर्शाता है। स्मॉल डायमंड स्थापना की पृष्ठभूमि। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इसे गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम लगभग 415 ही के शासनकाल में स्थापित किया गया। उस समय भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक था और विद्या के क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी। स्मॉल डायमंड स्थान। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिले में की गई थी। ये स्थान उस समय की प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक नगरी राजगृह अब राजगीर और पाटलिपुत्र अब पटना के बीच स्थित था। स्मॉल डायमंड क्यों विशेष था? नालंदा। नालंदा केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं था, बल्कि यह ध्यान, अध्ययन और संवाद का एक महान केंद्र था। यहाँ भारत के ही नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, सुमात्रा जैसे देशों से भी छात्र और विद्वान आते थे। स्मॉल डायमंड आरंभिक उद्देश्य। नालंदा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के अध्ययन, प्रचार प्रसार और दर्शन शास्त्र की शिक्षा देना। परंतु बाद में यहाँ वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाने लगी। बुक्स, शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और छात्रों का जीवन। स्मॉल डायमंड 1। शिक्षा प्रणाली की विशिष्टता। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली उस युग की किसी भी अन्य संस्था से बहुत अधिक विकसित और व्यवस्थित थी। ये सिर्फ एक गुरुकुल या मठ नहीं था, बल्कि प्रथम व्यवस्थित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। नालंदा में गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ एक संगठित पाठ्यक्रम और व्यवस्थाएं थीं। शिक्षा पूरी तरह आश्रम प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें विद्यार्थी गुरुओं के साथ ही रहते, पढ़ते और जीवन मूल्य सीखते थे। स्मॉल डायमंड 2। पाठ्यक्रम करिकुलम। नालंदा में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। यहाँ बौद्ध धर्म के अलावा कई विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे बौद्ध दर्शन, हीनयान, महायान और वज्रयान जैसे बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों की पढ़ाई होती थी। माध्यमिक दर्शन, योगाचार दर्शन, अभिधम, विनयपिटक और सूत्रपिटक जैसे ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। अन्य विषय वेद और उपनिषद, तर्कशास्त्र, लॉजिक, व्याकरण, पनीनी ग्रामर, संस्कृत साहित्य, आयुर्वेद, प्राचीन चिकित्सा प्रणाली, गणित और खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, ध्यान और योग। नालंदा को यह विशेषता प्राप्त थी कि यहाँ धर्म और विज्ञान दोनों को समान महत्व दिया जाता था। स्मॉल डायमंड 3। शिक्षकों और आचार्यों की भूमिका। नालंदा में 10,000 से अधिक छात्र और 1,500 से अधिक शिक्षक थे। शिक्षक अत्यंत विद्वान और तपस्वी होते थे। उन्हें आचार्य, उपाध्याय जैसे पदों से संबोधित किया जाता था। कुछ प्रसिद्ध आचार्य थे। स्मॉल डायमंड आचार्य नागार्जुन, स्मॉल डायमंड धर्मपाल, स्मॉल डायमंड शीलभद्र। इनसे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने शिक्षा ली थी। स्मॉल डायमंड 4। प्रवेश प्रक्रिया। नालंदा में प्रवेश लेना अत्यंत कठिन कार्य था। छात्रों को पहले प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट देनी होती थी। परीक्षा में मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे, जिनमें छात्र की तार्किक क्षमता, स्मरण शक्ति और ज्ञान की जांच होती थी। परीक्षा के बाद आचार्य मंडल द्वारा चयन होता था। केवल वही छात्र चुने जाते थे जो धैर्यवान, अनुशासित और विद्या के लिए पूर्णतः समर्पित हों। कहा जाता है कि हर 10 में से केवल एक विद्यार्थी को प्रवेश मिल पाता था। स्मॉल डायमंड 5। छात्र जीवन और अनुशासन। छात्र पूर्णतः आश्रम जीवन जीते थे। उन्हें ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन, लेखन और गुरुओं की सेवा करनी होती थी। किसी भी प्रकार का भौतिक विलास, अहंकार या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती थी। यहाँ शांत वातावरण में विद्यार्थियों को अध्यात्म और व्यवहारिक ज्ञान दोनों सिखाए जाते थे। स्मॉल डायमंड 6। पुस्तकालय धर्मगंज की महानता। नालंदा का पुस्तकालय संसार के सबसे बड़े प्राचीन पुस्तकालयों में से एक था। इसका नाम था धर्मगंज। ये 3 विशाल इमारतों में फैला हुआ था। स्मॉल डायमंड रत्नसागर, रत्नसागर। स्मॉल डायमंड रत्नोदधि, रत्नोदधि। स्मॉल डायमंड रत्नारंजका, रत्नरंजनक। इसमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ रखे थे, जिनमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, तिब्बती और चीनी भाषा के ग्रंथ शामिल थे। माना जाता है कि पुस्तकालय को नष्ट करने में मुस्लिम आक्रमणकारियों को महीनों तक आग जलानी पड़ी थी, क्योंकि वहां इतनी पुस्तकों का भंडार था। स्मॉल डायमंड 7। अंतर्राष्ट्रीय छात्र और आदान प्रदान। नालंदा में न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि से भी छात्र और विद्वान आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, शानजांग और ईतसिंग येंग यहाँ कई वर्षों तक पढ़े और उन्होंने नालंदा के बारे में विस्तृत विवरण भी लिखे हैं। निष्कर्ष। इस भाग का सारांश। नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं था, यह एक संस्कृति, सोच, जीवन और ज्ञान का धाम था।
यहाँ की शिक्षा प्रणाली में कठिन प्रवेश, गंभीर अध्ययन, सद्गुणों का पालन और वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक संतुलन था। यही कारण है कि यह विश्व में अद्वितीय विश्वविद्यालय कहलाया। स्वर्णिम युग और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। स्मॉल डायमंड 1। स्वर्ण युग की शुरुआत। नालंदा विश्वविद्यालय का स्वर्ण काल लगभग 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक रहा। ये काल भारत में गुप्त वंश, हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं के शासन के अंतर्गत था। गुप्त वंश कुमारगुप्त प्रथम और उसके उत्तराधिकारी। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और उनके उत्तराधिकारियों ने इसे बढ़ावा दिया। गुप्तों के शासनकाल में नालंदा को सरकारी संरक्षण, भूमि दान और आर्थिक सहायता मिलती रही। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी। सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा को बहुत मान्यता दी। उन्होंने इसे आर्थिक सहायता दी और कई धार्मिक सभाएं आयोजित की जिनमें नालंदा के विद्वान भाग लेते थे। हर्ष के समय में नालंदा पूरे एशिया में एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका था। पाल वंश 8वीं-12वीं शताब्दी। पाल राजाओं, विशेष रूप से धर्मपाल और देवपाल, ने नालंदा को और भी अधिक समृद्ध किया। उन्होंने विश्वविद्यालय की इमारतें पुनर्निर्मित करवाईं, पुस्तकालयों को विस्तारित किया और अन्य मठों की स्थापना की। इसी समय तिब्बत और नेपाल से भारी संख्या में छात्र आने लगे। स्मॉल डायमंड 2। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय के लिए एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन चुका था। यहाँ से निकले छात्र और विद्वान पूरे एशिया में बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन का प्रचार करते थे। पृथ्वी विदेशों से आने वाले छात्र चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, सुमात्रा, श्रीलंका, मलेशिया जैसे देशों से छात्र और विद्वान अध्ययन के लिए आते थे। विदेशी शासकों द्वारा भी नालंदा को दान और संरक्षण प्राप्त होता था। स्मॉल डायमंड 3। प्रसिद्ध विदेशी यात्री और उनका वर्णन। ह्वेनसांग शैनज़ांग चीन 7वीं शताब्दी। ह्वेनसांग 17 वर्षों तक भारत में रहे, जिनमें से 2 साल नालंदा में शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी थे, 1,500 से अधिक शिक्षक थे, 8 विशाल भवन, 100 से अधिक प्रार्थना सभागृह और 9 मंजिला पुस्तकालय भवन था। ह्वेनसांग ने लिखा, यहाँ के विद्वान इतने तर्कशील और ज्ञानवान हैं कि यदि 10 बाहरी विद्वान मिलकर एक प्रश्न पूछें तो नालंदा का एक छात्र ही उन्हें उत्तर देने में समर्थ है। ई त्सिंग यंग चीन 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ई त्सिंग ने भी नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने लिखा कि विश्वविद्यालय में अनुशासन, अध्ययन का क्रम, भोजन और ध्यान सभी नियमित थे। यहाँ विद्यार्थियों को प्रतिदिन धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, ध्यान और कर्मकांड का अभ्यास कराया जाता था। स्क्रॉल उनके यात्रा वृतांत आज भी नालंदा के इतिहास का प्रमुख स्रोत हैं। स्मॉल डायमंड 4। शैक्षिकी और सांस्कृतिक प्रभाव। नालंदा से निकले विद्वानों ने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म, भारतीय तर्कशास्त्र, चिकित्सा और खगोलशास्त्र को फैलाया। यहाँ की शिक्षाएं नालंदा मॉडल ऑफ एजुकेशन के रूप में पूरे पूर्वी एशिया में अनुकरणीय बन गईं। तिब्बत के प्रसिद्ध मठ जैसे सिम्ये मठ नालंदा से प्रशिक्षित भिक्षुओं द्वारा स्थापित हुए। स्मॉल डायमंड 5। शासन की भूमिका। नालंदा को समय समय पर राजाओं से दान में गांव, भूमि, सोना, पुस्तकें और शिल्प सामग्री प्राप्त होती थी। वहां की सुरक्षा, भोजन, आवास और चिकित्सा की सारी व्यवस्था राजाओं और मठों द्वारा की जाती थी। स्मॉल डायमंड 6। क्यों था ये स्वर्ण युग? नालंदा में ज्ञान का विस्फोट हुआ। शास्त्रार्थ की परंपरा ने विचारों का विकास किया। विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र में नए विचार सामने आए। शिक्षा, ध्यान और व्यवहारिक जीवन में संतुलन था। ये वह युग था जब भारत को विश्वगुरु कहा जाता था और नालंदा उसका केंद्र था। निष्कर्ष इस भाग का सारांश। नालंदा का स्वर्ण युग न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के लिए एक गौरवशाली काल था। यह एक ऐसा समय था जब नालंदा ने दुनिया को दिखाया कि शिक्षा केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, तर्क की गहराई और अध्यात्म का संतुलन भी है। पतन और विनाश की त्रासदी। स्मॉल डायमंड 1। प्रस्तावना, महानता का अंत। नालंदा विश्वविद्यालय सदियों तक ज्ञान का एक ऐसा दीपस्तंभ रहा जिसकी रोशनी पूरे एशिया में फैली हुई थी। परंतु हर स्वर्णिम युग का अंत होता है और नालंदा भी इससे अछूता नहीं रहा। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे यह महान संस्था आक्रमण, राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक कट्टरता की शिकार होकर समाप्त हो गई। स्मॉल डायमंड 2। कमजोर होते संरक्षक। 10वीं शताब्दी के बाद पाल वंश का पतन होने लगा। राजाओं का संरक्षण घटता गया और धीरे धीरे नालंदा की आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा कमजोर हो गई। इस समय भारत के उत्तर पश्चिम में तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों का प्रवेश बढ़ने लगा था। स्मॉल डायमंड 3। विध्वंसक आक्रमण, बख्तियार खिलजी का हमला 1193 नालंदा के विनाश की सबसे भयावह घटना 1193 में हुई, जब तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला किया। बख्तियार खिलजी कौन था? वह मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। बंगाल की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने नालंदा और आसपास के क्षेत्रों पर हमला किया। फायर विश्वविद्यालय पर हमला। खिलजी की सेना ने नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया।
उन्होंने हजारों भिक्षुओं और शिक्षकों की हत्या कर दी। विवेक, ज्ञान और अध्ययन के केंद्र को अंधकार और भय में बदल दिया गया। बुक्स पुस्तकालय का जलाया जाना। नालंदा का विशाल पुस्तकालय धर्मगंज, जिसमें लाखों ग्रंथ थे, आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि पुस्तकालय की आग कई महीनों तक जलती रही, क्योंकि वहां इतनी किताबें थीं कि राख भी जलते जलते थक गई। संस्कृत, पाली, तिब्बती और चीनी भाषा के अनमोल हस्तलिखित ग्रंथ नष्ट हो गए। स्मॉल डायमंड फोर्ट क्यों जलाया गया? नालंदा मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए ये केवल एक शैक्षिकी संस्थान नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक था। उनका उद्देश्य था हिंदू बौद्ध संस्कृति को मिटाकर अपने धर्म और सत्ता की स्थापना करना। यह आक्रमण सिर्फ एक भवन पर नहीं था, बल्कि भारत की विद्या, परंपरा और बौद्धिक आत्मा पर आक्रमण था। स्मॉल डायमंड 5 प्रतिकार और चुप्पी। उस समय भारत में कोई सशक्त राजा या सेना नहीं थी जो नालंदा की रक्षा कर सके। स्थानीय जनता भयभीत थी और बचे खुचे भिक्षु तिब्बत, नेपाल या जंगलों में भाग गए। ज्ञान का यह महान स्रोत चुपचाप राख में बदल गया। स्मॉल डायमंड 6 विनाश के बाद की स्थिति। नालंदा का पूरा परिसर खंडहर में बदल गया। उसकी ईंटें, मूर्तियां, स्तूप, पुस्तकालय सब समय के गर्त में समा गए। सदियों तक ये स्थान वीरान पड़ा रहा। लेकिन नालंदा भले ही जल गया हो, पर उसकी गूंज तिब्बत, जापान, चीन, नेपाल और बर्मा जैसे देशों के बौद्ध मठों में आज भी सुनाई देती है। निष्कर्ष। इस भाग का सारांश। नालंदा का पतन केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐतिहासिक बिंदु था, जहां से हमने जाना कि ज्ञान की रक्षा केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना से होती है। बख्तियार खिलजी ने जो जलाया वह सिर्फ इमारत नहीं थी, वह भारत का आत्मगौरव था। पौधा नालंदा का पुनरुद्धार और पुनः खोज की यात्रा। स्मॉल डायमंड 1 विनाश के बाद की चुप्पी 13वीं से 18वीं शताब्दी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा कई शताब्दियों तक वीरान और गुमनाम पड़ा रहा। खंडहरों में केवल कुछ स्थानीय ग्रामीणों की मान्यताएं बची थीं, जो इसे पुराना मठ कहा करते थे। धीरे धीरे ये स्थान जंगलों और मिट्टी में दबता चला गया। दुनिया को ये तक याद नहीं रहा कि यह वही स्थान है जहां से कभी ज्ञान की गंगा बहती थी। स्मॉल डायमंड 2 आधुनिक खोज की शुरुआत 19वीं शताब्दी। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय पुरातत्व और इतिहास में रुचि रखने वाले कुछ विद्वानों ने इन खंडहरों की ओर ध्यान दिया। बुक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्हें भारतीय इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने नालंदा के खंडहरों पर शोध शुरू किया। उनके प्रयासों से यह प्रमाणित हुआ कि यही स्थान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था। बुक्स चीनी यात्रियों के वर्णन ने मदद की। हवेनसांग और ईतसिंह द्वारा लिखे गए यात्रा वृतांतों में नालंदा के भवनों, स्तूपों और दिशाओं का बहुत सूक्ष्म विवरण था। इन विवरणों की सहायता से नालंदा की सटीक पहचान और स्थल निर्धारण किया गया। स्मॉल डायमंड 3 पुरातात्विक उत्खनन और खोज 1915-1937। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने नालंदा में व्यापक खुदाई करवाए। खुदाई में क्या मिला? 11 बौद्ध मठ मॉनेस्ट्रीज विहार, 6 प्रमुख मंदिर स्तूपर्स, हजारों मूर्तियां, मोहरें, सिक्के, ईंटें और शिलालेख, शास्त्रों से उद्धृत संस्कृत और पाली शिलालेख, विशाल पुस्तकालय भवन के अवशेष, स्नानघर, रसोई, भोजनालय और शिक्षण कक्ष। इन खोजों ने स्पष्ट कर दिया कि नालंदा केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, एक सुव्यवस्थित नॉलेज सिटी थी। स्मॉल डायमंड 4 यूनेस्को द्वारा मान्यता। 2016 में नालंदा महाविहार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसे विश्व की सबसे पुरानी और व्यवस्थित शिक्षा संस्थाओं में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता मिली। स्मॉल डायमंड 5 नालंदा का पुनरुद्धार 21वीं शताब्दी। भारत सरकार और बिहार सरकार ने नालंदा को फिर से विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाने की पहल की। कैलेंडर नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना 2010। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कई बौद्ध देशों की पहल पर 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया गया। ये राजगीर के पास प्राचीन नालंदा के खंडहरों के समीप ही स्थित है। ग्रेजुएशन कैप विशेषताएं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। जापान, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, भूटान आदि देश इसके संस्थापक सदस्य हैं। यहाँ बौद्ध अध्ययन, पर्यावरण, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दर्शन आदि पर शोध और उच्च शिक्षा दी जाती है। ये विश्वविद्यालय आज भी नालंदा की शांतिपूर्ण, शोधपरक और समर्पित शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। स्मॉल डायमंड 6 सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक। नालंदा आज केवल एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि यह है चेकमार्क भारत की बौद्धिक विरासत का स्मारक। चेकमार्क ध्यान, तर्क, अध्ययन और समर्पण का प्रतीक। चेकमार्क वह संदेश जो बताता है ज्ञान को भले ही मिटाने की कोशिश हो, पर वह दोबारा खिल उठता है। निष्कर्ष। इस भाग का सारांश। नालंदा जलाया गया, मिटाया गया, लेकिन कभी भुलाया नहीं गया। आज वह फिर से जीवित हो चुका है, भले ही नए स्वरूप में, पर उसी आत्मा के साथ।
यह इतिहास हमें सिखाता है कि संस्कृति और ज्ञान भले ही अस्थायी रूप से दब जाएं, पर वे समय आने पर फिर अंकुरित होते हैं। चमकता सितारा नालंदा की आज की प्रासंगिकता और युवाओं के लिए प्रेरणा। स्मॉल डायमंड 1। आज के युग में नालंदा का महत्व। नालंदा केवल अतीत की एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रेरक प्रतीक है। आज के समय में जब हम शिक्षा, शोध और वैश्विक संवाद की बात करते हैं, तब नालंदा का आदर्श और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। पुष्पिन नालंदा क्या सिखाता है? ज्ञान के प्रति समर्पण, धार्मिक सहिष्णुता और बहुलता, अनुशासन और तपस्या के साथ शिक्षा, तर्क और विवेक के आधार पर सोचने की परंपरा, संवाद और वैश्विक सहभागिता। स्मॉल डायमंड 2। भारत की विश्वगुरु छवि और नालंदा। नालंदा उस समय का प्रमाण है जब भारत केवल एक भौगोलिक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक वैचारिक और शैक्षणिक महाशक्ति था। यहाँ से निकलने वाले विद्वान चीन, तिब्बत, जापान, श्रीलंका तक बौद्ध धर्म और दर्शन का प्रचार करते थे। आज जब भारत फिर से विश्वगुरु बनने की बात करता है, तो नालंदा जैसी परंपराओं को पुनर्जीवित करना अनिवार्य हो जाता है। स्मॉल डायमंड 3। आज के छात्रों के लिए सीख। विषय नालंदा से मिलने वाली प्रेरणा। बुक्स शिक्षा केवल डिग्री नहीं, चरित्र निर्माण और समाज सेवा का माध्यम है। तर्क हर बात को अंधविश्वास से नहीं, तर्क और प्रयोग से समझो। पृथ्वी संवाद अलग अलग विचारधाराओं से सीखो, संवाद करो, विरोध नहीं, विचार करो। ध्यान मानसिक एकाग्रता और संतुलन जरूरी है, ज्ञान के साथ शांति। सैन टाइम धैर्य शिक्षा में त्वरित लाभ नहीं, दीर्घकालीन समझ और संतुलन जरूरी है। स्मॉल डायमंड 4। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एक नई आशा। नालंदा का पुनर्जीवित संस्थान आज एक ऐसा केंद्र बन रहा है जहां पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शोध का मेल है। यहाँ बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और वैश्विक सोच को प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत सरकार का प्रयास है कि यह संस्थान भविष्य में एशिया का प्रमुख शोध केंद्र बने। स्मॉल डायमंड 5। वैश्विक बौद्धिक धरोहर। आज नालंदा को विश्व के बौद्ध और अकादमिक समुदाय एक आध्यात्मिक और वैचारिक तीर्थ मानते हैं। यहाँ हर वर्ष हजारों विद्यार्थी, शोधकर्ता और तीर्थयात्री आते हैं। ये स्थान ये सिद्ध करता है कि पुस्तकें जल सकती हैं, पर विचार नहीं जलाए जा सकते। स्मॉल डायमंड 6। नालंदा एक विचार, एक चेतना। नालंदा केवल एक ईंटों से बना भवन नहीं था, वह एक विचार था कि ज्ञान को बांटो, सीखो, परखो और दुनिया को बेहतर बनाओ। वह एक चेतना थी जहां शांति, ध्यान, विचार और तर्क एक साथ चलते थे। और वह चेतना आज भी हमारे भीतर जीवित की जा सकती है, अगर हम उसका अनुसरण करें। चेकमार्क। अंतिम निष्कर्ष। फायर नालंदा जलाया गया, पर नालंदा की आत्मा नहीं जली। ओपन बुक। उसकी राख से भी ज्ञान के अंकुर फूट पड़े। पृथ्वी आज का भारत और आज का युवा यदि नालंदा की भावना को समझे तो कोई भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपके लिए अंतिम संदेश। नालंदा का इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। आप यदि जीवन में सीखना चाहते हैं, सोच में गहराई लाना चाहते हैं और समाज को दिशा देना चाहते हैं, तो नालंदा आपका मार्गदर्शक बन सकता है।